हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग आज से कैलकुलस पढ़ने के लिए उपस्थित हो गए हैं। आज हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, कैलकुलस का 5वां चैप्टर पढ़ेंगे। अभी देखिए, जो लोग अभी तक एडमिशन ना लिए हों, कृपया उन स्टूडेंटों को आप जगा दीजिए डंडा मार मार के। समझ में आ गया? एडमिशन ले लीजिए। 67 वीडियो, 67 वीडियो 3 चैप्टर पे लगे, 2 चैप्टर पे लगे हुए हैं। डिटरमेंट और मैट्रिक्स से और जेई मेंस मिला के 67 वीडियो लगे हैं। देखिए, एप्लीकेशन खरीदने का मतलब होता है कि सारा कंटेंट आपके पास पहुंच जाएगा। जिन लोगों बच्चों का आईटीएफ छूटा है, जैसे कुछ बच्चे मेरे साथ नए जुड़ गए हों, तो उनके साथ आईटीएफ छूट गया है। आईटीएफ मैं ऑफलाइन पढ़ा गया हूं, तो आईटीएफ के मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। तो आज से हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, अर्थात एनसीईआरटी का 5वां चैप्टर है। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जो बच्चे मुझे सुन पा रहे हों, वीडियो को रोकें थोड़ी देर के लिए और कॉपी पेन पेंसिल की व्यवस्थाएं कर लें, पानी ले लें और ऐसी जगह में बैठ जाएं जहां पे कोई डिस्टर्ब ना हो। क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई का मतलब ही होता है कि आप डिस्टर्बेंस ना करें। कोई जिम्मेदार बनना पड़ेगा भाई आपको। जो बच्चे जिम्मेदार बन गए और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर लिए तो राजा बाबू हो गए, अथवा उनकी पटरी उतर गई पढ़ाई से। तो बिना कोई समय खराब किए हुए कॉपी और पेन उठाइए और चैप्टर का नाम लिखिए, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। देखिए, मैं हट गया हूँगा, आपको पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, आप चैप्टर का नाम डाल दीजिए। देखिए, अब जैसा कि मैं पीछे के इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी एक ऐसा चैप्टर है जो बेस बनाता है कैलकुलस का। समझ में आ रहा है सब लोगों को? अर्थात ये चैप्टर को आप बेसिक आपका इतना बढ़िया होना चाहिए, इतना बढ़िया बेसिक होना चाहिए। और ग्राफ के साथ हम कैलकुलस को पढ़ेंगे, अर्थात मैं ग्राफ सिखाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, चलिए पहले नंबर 1 की हेडिंग डालते हैं सब लोग। हेडिंग डालना है चर राशियां। चर राशियां, चर राशियां, वेरिएबल क्वांटिटीज, वेरिएबल क्वांटिटीज। हेडिंग बनानी है वेरिएबल क्वांटिटीज। वेरिएबल क्वांटिटीज अर्थात कैलकुलस यूनिट को पढ़ने के पहले हमें क्वांटिटी का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। यदि हमें क्वांटिटी का संपूर्ण ज्ञान हो गया तो हम समझ जाएंगे कि यार ये वेरिएबल क्या है। अच्छा, आप लोग कैमरे के पीछे बैठे हुए हो, मैं कैमरे के सामने खड़ा हूँ और बोर्ड है, आप ऑनलाइन बच्चे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो आप मुझे बताइए, वेरिएबल क्वांटिटी आप पहली बार ये नाम कब सुने थे? कक्षा 6 में। कक्षा 6 में बीजगणित आ जाती है, समझा क्या? इसके पहले जब 5 पास हो रहे थे तो आता था बीजगणित आने वाली है, लोग कहते थे बीजगणित आएगी। स्वागत है, आइए। ऑनलाइन वाले बच्चे बैठ सुन रहे होंगे कि सर जी क्या हो गया, शांत हो गए। हाँ भाई, शुरू करूँ? अब सुनिएगा, मेरे कहने का मतलब है वेरिएबल क्वांटिटी, चर राशियां हम पहली बार कक्षा 6 में सुनते हैं। सुनते हैं कि नहीं सुनते? बोले भाई। कक्षा 5 के बाद हमें 3 तरह की गणित पढ़ने को मिलती है। एक अंक गणित, सबसे पहले हम वही अंक गणित पढ़ते हैं, पता है आपको? 1 से लेकर 5 तक में हम लोग अंक गणित पढ़ते हैं। अंक गणित का मतलब होता है अंकों के साथ खिलवाड़ करना, मतलब जोड़ना घटाना, सब बकवास करना, डिजिट नंबर। फिर आ जाती है अलजेब्रा। अलजेब्रा का मतलब बीज गणित। एक गणित और आती है, नाम लीजिए जरा, रेखा गणित। रेखा को जानते हो कोई? एक होती है रेखा गणित। हम पहली बार सुने थे कि रेखा गणित, हम सोचे यार रेखा है तो मतलब समझ में आ जाएगी। रेखा गणित को हम लोग देखे इंग्लिश में ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो फिर एक ज्योमेट्री भी होती है जिससे डायग्राम बनते हैं। तो गणित की दुनिया में 3 तरह के गणित होते हैं। एक होती है अंक गणित, एक होता है बीज गणित, एक होती है रेखा गणित। तो यहाँ पे सब तरीके में फंक्शन के विषय में बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे कि बकवास क्या है। चर राशियां किसे कहते हैं? चर राशियां किसे कहते हैं? जिन राशियों के मान बार बार बदलते रहते हैं, जिन राशियों के मान बार बार परिवर्तित हो जाते हैं, उन राशियों को चर राशियां कहते हैं। अल्फाबेट में 3 क्वांटिटी बदनाम क्वांटिटी हैं, एक्स वाई जेड। अर्थात ये 3 क्वांटिटी कहीं भी सम्मिलित हो जाती हैं तो हम अक्सर कह देते हैं कि कौन सी क्वांटिटी हैं?
वेरिएबल क्वांटिटी है, वेरिएबल। अच्छा पहली बार जरा सुनिएगा, जब आप लोग छोटी कक्षाओं में पढ़े थे, बिल्कुल बेस से पढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल एकदम से मस्त मजा आएगी। आप नोट्स साथ साथ बनाइएगा। नोट्स जब भी बच्चा बनाएगा, वो चाहे ऑफलाइन का बच्चा हो या ऑनलाइन का बच्चा हो, आप पार्ट 1 लेक्चर जरूर डालेंगे। कारण जब भी आपको कोई डाउट होता है तो आप उसी वीडियो को खोल के खटाक से देख लीजिए कि क्या तमाशा था। समझ में आ गया? और आप देखिए, नोट्स एक ऐसी नोट्स बनानी चाहिए, किसी क्वेश्चन की भावनाएं आपको फील हो रही हैं तो आप लिख लीजिए उसकी कहानी की ये 2 लाइन कहाँ से आए, धीरे धीरे बताऊंगा, नहीं परेशान हो जाओगे। तो वेरिएबल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिन राशियों का मान बार बार बदलता रहता है, उन राशियों को चर राशियां कहते हैं। तथा अंग्रेजी वर्णमाला में चर राशियों को XYZ से व्यक्त कर दें। अच्छा, प्रॉपर एक जनरल रूप से, मतलब बदनाम रूप से XYZ, बाकी कहीं स्मॉल टी चर लिखा है तो कसम नहीं कहनी सर जी बताएं कि XYZ चर राशियां होती, टी नहीं होता, स्मॉल नहीं होता। होता है भैया, यदि लिख देगा स्मॉल है, यदि वेरिएबल क्वांटिटी है तो है, नहीं लिखेगा तो प्राय रूप से, मतलब जो जनरल फॉर्म होता है जिसे हम लोग को कहते हैं व्यापक रूप, कि समझ में आ गया? व्यापक रूप से ये 3 क्वांटिटियों को डिनोशन करते हैं। अच्छा याद करिए कि छोटी कक्षाओं में हमें टीचर देते थे 2 और 3 को जोड़ना, याद है आपको? कितना होता है जोड़ इसका? 5। और जब पहली बार मिला x प्लस x जोड़ना, तो हमें यार दिमाग में रात में सोना ना आया, यार ये कैसे जुड़ता होगा। पहले बात समझो, हम पहली बार सुने थे कक्षा 6 में, अच्छा x प्लस x जोड़ना है, तो हमें कहते ये कैसे जोड़ेंगे। पहले हम लोग क्या करते थे, 2 और 3 को जोड़ने के लिए, छोटी कक्षा की बात कर रहा हूँ, LKG, बचपन याद करिए आप अपना, ठीक, इसकी 2 लाइन खींचते थे, याद आया? फिर 3 की 3 लाइन खींचते थे, फिर गिनती कर लेते थे 1 2 3 4, अब आगे x प्लस x, रात भर सोच रहे हैं यार इसकी x लाइनें खींचे, अब खींच रहे हैं x, पता नहीं समझ में आया। तो ये जुड़ के कितना होगा? 3x। अर्थात वेरिएबल क्वांटिटी भी जुड़ती है। सब मैं मजाक कर रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा सा मन लगने लगे, पहले दिन की क्लास है कि क्या बकवास कर रहे हैं। इसका मतलब कि चर राशियाँ किसे कहते हैं? जिन राशियों के मान बार बार परिवर्तित हो जाते हैं उन राशियों को चर राशियाँ कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में चर राशियों को XYZ से भेद करते हैं। लिखना शुरू करें, लिखेंगे जिन राशियों के मान, स्पीड के साथ लिख डालिए, सभी ऑनलाइन वाले बच्चे सुने और लिखें। जिन राशियों के मान बार बार परिवर्तित होते हैं या बार बार बदलते हैं, जिन राशियों के मान बार बार बदल जाते हैं, उन राशियों को चर राशियां कहते हैं, जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला में x, y, z से व्यक्त करते हैं। जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला में x, y, z से व्यक्त करते हैं। जिन्हें अंग्रेजी वर्णमाला में x, y, z से व्यक्त करते हैं। क्या ये बात समझ में आया? नहीं आया समझ में? आ गया समझ? ठीक। अंग्रेजी वर्णमाला में चर राशियों किससे व्यक्त करेंगे? XYZ। जहाँ XYZ है वहाँ लाल पेन लिए हो, अंडरलाइन कर लो, मतलब हाईलाइट कर लो। लाल पेन लेके आइए, काले पेन से आप हाईलाइट कर लीजिए। चलिए आगे समझाता हूँ। एक इक्वेशन लिखता हूँ, आपके सामने इक्वेशन लिख रहा हूँ, x माइनस 2 बराबर 0। सुनिए, इस इक्वेशन पे बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ आपको हिला कर रख देगी। IIT JEE मेंस का नाम है माथ बेसिक कॉन्सेप्ट। जिन लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। बीच में चिन्ह किसका है? गुड़े का। पहले दिन की क्लास याद आई मेरी? अरे या की माया, इसका मतलब इसका उत्तर किसके बराबर है? 0 के बराबर। इसका मतलब x 0 होगा या x माइनस 2, कोई एक तो 0 हुआ। यदि कोई एक 0 नहीं हुआ तो अपना उत्तर कैसे 0 दे दिया? इसका मतलब मैं इसको क्या लिखूंगा? x बराबर 0 या x माइनस 2 बराबर 0। आंसर कितना आया? x बराबर 0 या x बराबर 2। अब जरा फील करिए, सब लोग महसूस करेंगे, ठीक? या की फीलिंग क्या होती है? इस इक्वेशन के अंदर ये दोनों मान एक साथ नहीं डाल देने हैं। एक मान एक बार में डालोगे। जरा x बराबर 0 डाल के देखो, तो यहाँ 0 डालूंगा तो यहाँ
जीरो, यहाँ -2, 0 गुणे -2, ये उत्तर 0। नहीं समझ में आया? फिर क्या लिखा है, x बराबर 2, यहाँ 2 डालूंगा तो 2, वो कहेगा मैं 2, कि रुक जाओ 2 अंदर, फिर 0। इसका मतलब x के कितने मान आए, 2 मान आए। अब जरा एग्जाम्पल नंबर 2 देखें, खोपड़ी खुल रही कि नहीं, न खुलेगी इस जन्म। अब बताओ, यहाँ से मान बताओ, बोलो, x - 1 बराबर 0 या x - 3 बराबर 0, x बराबर 1 या। अब मैं थोड़ा सा देखो आपके दिमाग में एक लॉजिक डालना चाहता हूँ, जरा दिमाग लगाइएगा, पहले सुन लीजिए फिर लिखिएगा। बोलूँ क्या, देखो सुनना, ध्यान सुनना, बहुत बिल्कुल एकदम से हंसी मजाक में लीजिए यार। पढ़ाई का मतलब ही होता है कि मतलब एकदम से इंटरेस्ट के साथ पढ़िए कि ये क्या चल रहा है यार, तब तो जाके समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। देखो ये क्या लिखा है, कैसे पता चला, अरे मम्मी सिखाई नहीं समझ, यक्स यक्स, ये तो पहले से पता था। ये क्या लिखा है, यक्स, ये यक्स, ये यहाँ यक्स का मान, यहाँ x का मान, यहाँ x का मान, यहाँ लिखा तो सब जगह x है, लेकिन मान सबके बदल गए। नहीं समझ में आया? इसका मतलब जिन राशियों के मान, हाँ कोरोना रूप, समझ आ गया? नहीं आया समझ में? इसका मतलब जिन राशियों के मान बार बार बदलते रहते हैं उन राशियों को चर राशियां। तो मैं क्या कह सकता हूं, इस इक्वेशन में भी x दिख रहा है, जरा दिमाग लगाना, खोपड़ी लगाना, इस समीकरण में भी x है, इस समीकरण में भी x है, लेकिन इस समीकरण में x का मान दूसरा निकलेगा, इस समीकरण में x का मान दूसरा निकलेगा। नहीं समझ में आया? अरे गांव की भाषा में क्या बोलते हैं उसको, मैं भूल गया, क्या बोलते हैं जो रूप बदलने वाली भाषा होती है, महारूपिया, क्या बोलते हैं, बहरूपिया। बहरूपिया का मतलब जो अपना बार बार रूप बदल ले। अभी x बराबर क्या था, 0, यहाँ 1 2 हो गया। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? लिख लीजिए, चलिए जल्दी करिए, जल्दी से खटाक से आइए भाई, स्पीड के साथ कॉपी करो तुरंत। ठीक, हाँ चलिए इसके नीचे आप लिख लीजिए, उपयुक्त समीकरणों में x के मान बार बार परिवर्तित हो रहे हैं। उपर्युक्त समीकरणों में x के मान बार बार परिवर्तित हो रहे हैं, x के मान बार बार परिवर्तित हो रहे हैं, x के मान बार बार परिवर्तित हो रहे हैं। इसलिए इन समीकरणों में इस्माइली अक्ष चर राशि कहलाएगी। इसलिए इन समीकरणों में इस्माइली अक्ष चर राशि या वेरिएबल क्वांटिटीज कहलाएंगे। वेरिएबल क्वांटिटीज कहलाएंगी। क्या आपके बात ये खोपड़ी में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो भाई, आ गया समझ? अगली हेडिंग बना दो। हाँ, नंबर 1 की हेडिंग थी, नंबर 2 की हेडिंग लिखेंगे अचर राशियाँ, कांस्टेंट क्वांटिटीज। अब ये सब लोगों को इंग्लिश ज़रूर लिखना। हाँ भाई, अगली हेडिंग लिखेंगे कांस्टेंट क्वांटिटीज। जल्दी बताओ, अच्छा बकवास ना करें इसमें। कांस्टेंट का मतलब, हाँ जो कांस्टेंट रहे। आप कांस्टेंट हो कि वेरिएबल हो? जल्दी बताना। आप लोग, आपका स्वभाव कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है? किसी दिन पढ़ना है, किसी दिन नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ा वेरिएबल कौन बैठा है? तो कांस्टेंट का मतलब जिन राशियों के मान बार बार परिवर्तित ना हो उन्हें कांस्टेंट राशियां कहते हैं। समझ में आ रहा है? अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में x, y, z को छोड़कर शेष सभी राशियां क्या होती हैं? अचर राशियां होती हैं। लिख लीजिए, लिखेंगे जिन राशियों के मान बार बार परिवर्तित नहीं होते हैं, जिन राशियों के मान बार बार परिवर्तित नहीं होते हैं, जिन राशियों के मान बार बार परिवर्तित नहीं होते हैं, उन राशियों को अचर राशियां कहते हैं। उन राशियों को अचर राशियां कहते हैं।
अचर राशियां कहते हैं, अचर राशियां कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स वाई जेड को छोड़कर, अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स वाई जेड को छोड़कर, एक्स वाई जेड को छोड़कर से सभी राशियां अचर राशियां कहलाती हैं। अचर राशियां कहलाती हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या लिखें? एक्स वाई जेड को छोड़कर शेष सभी राशियां अचर राशियां कहलाती हैं। इसमें किसी को कोई दर्द? अरे समझ में आ गया भाई? हाँ, आपको भी भाई समझ में आ रहा है? ऑनलाइन बच्चों को क्लियर है ना सब कुछ? अचर राशि बहुत छोटी सी बात है, कई बार बता चुके, शायद क्लास 11th में मैंने चर्चा कर चुका थे, जब कैलकुलस पढ़ाए थे ना थोड़ा बहुत, तो सब बता चुके थे। अब जरा दिमाग लगाइएगा, कहानी क्या है? अचर राशियां आप समझ गए, चर राशियां समझ गए। अब इसकी दो दो ब्रांचें हो जाती हैं। तो यहाँ पे तीसरे नंबर की हेडिंग है, दो तरह के चर राशियां होती है, एक स्वतंत्र चर होता है, एक परतंत्र चर होता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र, और डिपेंड का मतलब, हाँ मतलब डिपेंड का मतलब हम आश्रित हैं किसी के साथ, समझ में आ गया? ठीक है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है। तो अगली हेडिंग बनाएंगे स्वतंत्र चर, बनाओ अगली हेडिंग, स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर। स्वतंत्र चर तथा परतंत्र चर, इसको निर्भर भी बोलते हैं। इंग्लिश पे लिखेंगे इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिख गया, वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। ये आप लिख लीजिएगा स्पेलिंग। हाँ भाई, इंग्लिश के टर्म जरूर याद करना है सबको, विशेष शर्त है भाई, स्पेलिंग सहित आपको इंग्लिश के टर्म बिल्कुल रटे होने चाहिए। पहली बार सुन रहे हो कि कोई सुन चुका है? कितने लोग सुन चुके हैं? मतलब कहाँ सुने हो? यहीं क्लास के अंदर। कब सुने हो? कक्षा 11 में। इसका मतलब 11 की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, समझ में आ गया? मतलब एक चैन रूल होता है पढ़ाई का। ऐसा कुछ नहीं है हम कक्षा 3 में पढ़ाई किए हैं तो बेकार चली गई, बेकार कभी नहीं होती, कोई चीज़ बेकार नहीं होती। धीरे धीरे पिलर खड़े किए जाते हैं, तब जाके मकान खड़ा होता है। सब पिलर एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो मकान खड़ा हो जाता है। तो आप रोज़ एक नया पिलर खड़ा कर रहे हैं, समझ में आ गया? लेकिन पढ़ाई के दौरान वेरिएबल नहीं रहना। क्या रहना है? कांस्टेंट रहना। तो इस तरह के वेरिएबल भी नहीं रहना भैया। कांस्टेंट का मतलब आप रोज़ एक निश्चित कांस्टेंट के साथ पढ़ाई करिए, 4 घंटा 5 घंटा जो भी आप सो पाए। चलिए बिना कोई बकवास किए अपनी छोटी कक्षाओं में 6, 7, 8 से हम लोग पढ़ने लगते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल क्वांटिटीज़ और कांस्टेंट क्वांटिटीज़। वेरिएबल क्वांटिटीज़ का मतलब जिन क्वांटिटियों के वैल्यू बार बार चेंज हो रही हो उन्हें हम वेरिएबल क्वांटिटीज़ कहते हैं। और कांस्टेंट क्वांटिटीज़ का रोल क्या होता है कि जिन क्वांटिटियों की वैल्यू नहीं बदलती है, किसी भी हालत में नहीं बदलती है, उन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं। अब गणित की दुनिया में तीसरा किरदार आ गया, अर्थात नई फिल्म बन रही है तो तीसरे व्यक्ति का रोल आ गया कि क्या है भैया? स्वतंत्र चर और परतंत्र चर। इसका मैं सही लॉजिक यदि आपको बताऊं तो मात्र एक उदाहरण से आपके खोपड़ी में घुस जाएगा। अब इसका क्या सही उदाहरण है, जरा दिमाग लगाइए। y बराबर मैंने लिखा x² प्लस x प्लस 1, ठीक? तो y बराबर ये फलाना ठिकाना, समझ में आ गया? थोड़ा बहुत फंक्शन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? नहीं पढ़े हो आप? पढ़े हो ना कक्षा 11 में? ठीक है। y का मतलब fx, y का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब fx, fx का दूसरा नाम रेंज। नहीं समझ में आया? x क्या है? डोमेन। रेंज कब निकलती है? जब डोमेन डाला जाता है। याद आया? कुछ लोग तो हो में जा रहा हो, ये कहाँ से डोमेन वोमेन आ गया? टेंशन नहीं भैया लेने का, ठीक है? समझ में आ गया? इसका मतलब अब समझ में आया। अच्छा, तुम बहरूपिया हो या फैक्स से लिखे हो, क्लियर? अर्थात ये वाई नहीं है, फैक्स से लिखा है। मैं पहली बार समझ पाया।
और इसका अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। सपोज दैट मैं यहाँ F1 डालूंगा तो 1 का वर्ग 1 प्लस 1 अर्थात F1 की वैल्यू कितनी बैठ गई 3, अर्थात y निर्भर है किसके ऊपर, x के ऊपर। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं आया, आगे खोपड़ी में। मेरे कहने का मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे x डोमेन है और fx y है, मतलब x क्या होता है जरा याद करिए कक्षा 11 की क्लास या ITF की क्लास, मैंने ITF में भी तो बताया, समझ में आ गया। तो fx में x क्या है डोमेन, fx क्या है रेंज। रेंज कब मिलेगी जब डोमेन डालोगे। अरे समझ में नहीं आया, गांव में चक्की होती है, आटा कब मिलता है जब गेहूं डालते हो। तो x क्या है गेहूं, fx क्या है fx चक्की है, मिला दूंगा बराबर। fx क्या है आटा। समझ में नहीं आया, इसका मतलब y निर्भर है किसके ऊपर, x के ऊपर। तो y और x दोनों बदल रहे हैं, खोपड़ी खोलना, y और x दोनों बदल रहे हैं ना, अर्थात x का मान 1 डालने पर y कितना आ रहा है 3 आ रहा है। x का मान 2 डाल के देखो तो 2 का वर्ग 4 2 6 1, अर्थात x का मान डालने से y भी बदल रहा है x भी बदल रहा है। इसका मतलब सेवर है कि x भी वेरिएबल है और y भी वेरिएबल है। लेकिन यार इनके नाम होंगे कुछ ना कुछ, नहीं आए समझ में। तो जिसके आश्रित कौन है y और स्वतंत्र कौन है, तो जो स्वतंत्र है वो क्या है स्वतंत्र चर, और जो आश्रित है परतंत्र। तो जिस समीकरण में y का मान x पर निर्भर करे, जिस समीकरण में y का मान x पर निर्भर करे, उस समीकरण में x को स्वतंत्र चर और y को परतंत्र चर कहते हैं। अब भी आपकी खोपड़ी नहीं खुली, आ गया समझ में, जरा फिर मैं समझाता हूँ, उम्मीद है कि आ गया होगा समझ, आ गया समझ। देखो ध्यान से देखना, मैं जरा इसको उल्टा कर देता हूँ, दिमाग लगाना। x बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई लिख दिया। अब समझना रेंज का मतलब क्या होता है, उत्तर। ये शब्द मेरा निकला है कभी, अरे जबान से कभी शब्द निकला है उत्तर। तो रेंज को हम 3-4 तरह से देखते हैं। रेंज का मतलब ग्राफ में इस तरह की हाइट, बात समझ में नहीं आया, उत्तर। तो यहां पे उत्तर का मतलब ये उत्तर है क्या, बोलो ये इसका उत्तर है क्या। इसका मतलब x किस पे निर्भर है, y पे। तो फलन x के पदों में है कि y के पदों में, y के पदों में। इसका मतलब इसको मैं fx को क्या लिखूंगा fy। अब भी नहीं समझ में आ गया, समझ में। इसका मतलब y क्या है, रट नहीं सकता, डोमेन, और fy क्या है रेंज। यहां रेंज fy का मतलब x। अब x निर्भर है किसके ऊपर, y के ऊपर। इसका मतलब कि जैसे मैं इसके लिखूंगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखूंगा, तो इस समीकरण में x और y दोनों एक साथ चेंज होंगे, क्योंकि x का मान 1 डालूंगा तो y का मान कुछ ना कुछ मिलेगा। तो x और y दोनों वेरिएबल हैं। तो इसका मतलब इस तरह के समीकरण में x क्या है स्वतंत्र चर और y, और इस तरह के समीकरण में x स्वतंत्र है और y परतंत्र, अर्थात रटा नहीं जा सकता। लॉजिक पकड़ना है। आपको समझ में नहीं आया, उदास कहे बैठो भारत देश का कर्ज आपके ऊपर आ गया क्या, नहीं समझ भारत देश का कर्ज आपके ऊपर है क्या भाई। तो उदास कहे बैठो यार, बहुत दिनों बाद तो मुलाकात हुई, आज तो बिल्कुल एकदम से कायदे से मुलाकात करनी चाहिए, नहीं समझे। अरे महीनों बाद तो मुलाकात हो रही है। तो अब बारी भैया, अब मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि आपके खोपड़ी में बातें आई कि नहीं आई, नहीं आया, आ गया समझ में। जरा मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, आप मुझे बताना। टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 3 लिखा है, एक्स किसके ऊपर आधारित है, टी के ऊपर। तो फंक्शन एफ टी है, फंक्शन क्या है एफ टी, अर्थात एफ टी का दूसरा नाम एक्स। अब भी नहीं समझ में आया, टी की वैल्यू डालेंगे तो एक्स खुलेगा। इसका मतलब एक्स किस पे आधारित है, टी पे। अब कसम न खा लीजिएगा, टीचर हो गया, नहीं समझ में आया। अभी कहते नहीं सर जी एक्स वाई जेड चर होता है, बाकी तो सब तेल लेने गए, नहीं समझ में आया। खोपड़ी लगाना है यार, कक्षा 12 का स्टूडेंट था। तो x बराबर इतना, इसका मतलब x आधारित है। x अपना उत्तर तो देगा, लेकिन किसके अनुसार देगा, t के अनुसार देगा। तो इस समीकरण में t को स्वतंत्र चर और x को परतंत्र चर दोनों हैं, क्योंकि जैसे t का मान बदलेगा वैसे x का मान बदल देगा, जो बदलता है वो चर है। अच्छा 3 क्या है, अचर है। वो कहे बेटा t की जगह 1.5 डाल, लेकिन मेरी जगह न डाले, नहीं मिला दियो। ठीक है, मेरे ऊपर कहाँ डाल दोगे जो मैं टी नहीं हूँ, मैं 3 तो 3 रहूंगा ना यार,
आपकी बात नहीं समझ में आई समझ में। जैसे x की जगह मैं t डालूंगा तो यहाँ t का वर्ग 1 का वर्ग 1, यहाँ एक क्लियर, यहाँ क्या लिखूँ 3। अच्छा t बराबर 2 डालोगे तो ये 5 आ गया। t बराबर 2 जगह डालो तो 2 का वर्ग, यहाँ 3 तो 4 2 6 3 9। अब बताइए x का मान यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ x का मान 9 आ रहा है, अर्थात x और t दोनों बदल रहे हैं एक साथ के अलग अलग बदल रहे हैं, एक साथ बदल रहे हैं। अर्थात जिस समीकरण में, तो इस तरह के देखो मैं 2 एग्जाम्पल लगाता हूँ, उम्मीद है कि समझ में आ गया, नहीं आया समझ आ गया ठीक। जैसे y बराबर एक एग्जाम्पल लिखा है, लिखना नहीं, रफ्कार लिखना नहीं है, y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, खोपड़ी लगाना। बताओ y किस पे आधारित है? तो मैं y एक फंक्शन है, y एक फंक्शन है, जिस फंक्शन का नाम क्या है f(x), क्योंकि ये किस पे आधारित है? शायद यहाँ t स्क्वायर लिखा होता तो y का नाम ft, थीटा लिखा होता तो f थीटा, अल्फा के पदों में f अल्फा, y के पदों में, इधर x होता इधर y होता तो क्या होता है fy हो जाता है। ये क्लियर हो कि नहीं? तो जिस समीकरण में y का मान, शुद्ध देसी भाषा में आ जाओ, टेंशन मत लेना, आगे ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है यार, नहीं समझ में? जीवन में कोई व्यक्ति कभी ना पढ़ा हो शुरू से अंत तक, वो कभी जीवन में स्कूल नहीं गया, 2000 के नोट दिखा दीजिए पहचान जाएगा, नहीं पहचानेगा। प्रकृति की देन होती है, ऑटोमेटिक बनने लगता है कुछ चीज़ें, टेंशन नहीं लेने का। y का मान, जिस समीकरण में y का मान x पर निर्भर करे, उस समीकरण में x को देखो, रटो नहीं, निर्भर कौन है मुझे बताओ? y किसके ऊपर? y कहेगा यार बेचारा यार जो बन जाए यार, मान रख तो मैं उत्तर देना शुरू कर दूंगा। y तो कहता है यार कि मैं उत्तर दूंगा यार, x क्या कहेगा? अच्छा मुझे मान रखना पड़ेगा तब उत्तर दोगे। इसका मतलब y निर्भर है किसके ऊपर? तो x के ऊपर निर्भर है, तो x स्वतंत्र है और y निर्भर है, अर्थात इस समीकरण में x स्वतंत्र चर है, y स्वतंत्र चर है। उल्टा एग्जाम्पल जब लेंगे, x बराबर वाई स्क्वायर प्लस 3y, हाँ इसमें x किस पे निर्भर है? तो यहाँ y स्वतंत्र चर, x क्लियर, नहीं आया समझ में? आ गया समझ में। चलिए लिखेंगे, हेडिंग के नीचे लिखो, जिस समीकरण में, अभी एग्जाम्पल नहीं लगाना, पहले लिखना है 2 लाइन जो बोल रहा हूँ, स्पीड के साथ लिखो। जिस समीकरण में y का मान x पर निर्भर करे, y का मान जिस समीकरण में y का मान x पर निर्भर करे, जिस समीकरण में y का मान x पर निर्भर करे, उस समीकरण में x को स्वतंत्र चर, उस समीकरण में x को स्वतंत्र चर तथा y को परतंत्र चर कहते हैं। सामने वाला एग्जाम्पल कॉपी करो, ये कॉपी करें, जैसे y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, लिख गया? बोलो। अच्छा जरा y का दूसरा नाम f(x), एक्स स्क्वायर साथ साथ कॉपी करेंगे सब लोग, x इक्वल टू 1 रखो, f1 आया, 1 का वर्ग 1 प्लस 2 प्लस 3, दिस इम्प्लाइज f1 इक्वल टू कितना बैठ गया? 3 2 5 1 6। f1 का मतलब देखो, f1 का मतलब y, बोल को मेरे, इसका मतलब दिस इम्प्लाइज y बराबर कितना बैठ गया? 6। इसका मतलब एक, सुनना, एक किसको जोड़ रहा है? 6 को। अरे डोमेन 1 डालने से रेंज कितनी आई? उत्तर कितना आया? 6। तो 1 डालने से 6 आया, x बराबर 2 डालोगे तो कितना आएगा? f2 डालो जरा, f2, 2 का वर्ग 4, फिर 2 गुणे 2 4 प्लस 3, कितना उत्तर आया? अरे बोलो 11, अर्थात y का मान कितना आया? बोलो जरा 11। अब इतने से ही खोपड़ी लगा लो, ज़्यादा समय ना लॉस कराओ मेरा, समझ में आ गया? देखो यहाँ x बराबर 1 है तो y बराबर 6 है, x बराबर 2 है तो y बराबर, x y के मान दोनों बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं? बोलो। बदलने का मतलब कौन सी रास? चर रास। लेकिन राज की बात, 2 तरह के चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर, एक, तो यहाँ स्वतंत्र कौन है? x। क्यों है? क्योंकि आप x की वैल्यू डाल रहे हो, डोमेन दे रहे हो। अरे नहीं समझ में आया? राइफल जानते हो, बंदूक, तो राइफल कब छूटती है? जब गोली डालते हो, तो गोली डाले, बंदूक छूट गई,
नहीं समझ में आया? फेंक, दोबारा कब छूटेगी? फिर गोली डाले, दोबारा गोली डाले, फिर छूटी। समझ में नहीं आया? इसका मतलब कि राइफल, समझ में आ गया, निर्भर है किसके ऊपर? गोली के ऊपर। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं आ गया होगा। तो ये परतंत्र स्वतंत्र आ गया। अब जरा एक लाइन छोड़ के आप इस तरह का एरो बना लीजिए, एरो बना लीजिए, इसे चाहे काट दिया करिए, मतलब स्टेप चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये होता है। नहीं समझ में आ गया? अरे आ गया समझ में? तो डिनोशन है यार बेटा, ऐसे दो लाइन खींच के ऐसे कर दो तो ये स्टेप चेंज हो रहा। हाँ अब लिखेंगे उल्टा, जरा लिख लीजिए, उल्टा लिखिए। जिस समीकरण में, मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लगा देता हूँ, x बराबर y² + 2y वाला एग्जाम्पल। अभी एग्जाम्पल ये लिखना नहीं, पहले लिखना है आपको। चलिए ये स्टार का चिन्ह बना दीजिए जैसे मर्जी। जिस समीकरण में x का मान y पर निर्भर करे, जिस समीकरण में x का मान, जिस समीकरण में x का मान y पर निर्भर करे, जिस समीकरण में x का मान y पर निर्भर करे, उस समीकरण में क्या लिखेंगे बोलो? जिस समीकरण में x का मान y पर निर्भर करे, उस समीकरण में y को स्वतंत्र चर तथा x को, बोलते क्यों नहीं है, परतंत्र चर कहेंगे। उस समीकरण में y को स्वतंत्र चर तथा x को परतंत्र चर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल लगाओ, मैं इधर आ गया एग्जाम्पल लगाने के चक्कर में, x बराबर y² + 3y, जरा लगाइए एग्जाम्पल है। हाँ भाई समझ में आ गया? मैं एक्सप्लेन कर दूं, जरा देख लीजिए। निर्भर कौन है? x, किसके ऊपर? y कौन सा चर है? स्वतंत्र चर। x, फालतू का समय ना खोटी क्या रहे। अरे समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है क्या? फिर बकवास कराऊंगे? नहीं, बकवास कराने की ज़रूरत। अब यार दो प्रकार के अचर होते हैं। अब ये बड़ा दर्दनाक बात है। तो अगली जो हेडिंग होगी उसमें स्टार का साइन लगाएंगे। देखो मैंने स्टार लगा दिया, स्टार का मतलब ये इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी। स्वेच्छ अचर, अचर तथा स्वेच्छ अचर, इंग्लिश से पढ़ेंगे कांस्टेंट एंड आर्बिट्री कांस्टेंट। ये क्या तमाशा है सुनना। हटाऊं सब ये? तैयार हो आप लोग? इजाज़त है बोलने के लिए? हेडिंग पड़ गई। अभी भी ताज़ा समाचार है, कांस्टेंट और आर्बिट्री कांस्टेंट। कांस्टेंट आप जानते हो कि नहीं जानते हो? बोलो भैया। आर्बिट्री क्या है? स्वेच्छ अचर है। स्वेच्छ अचर को मैं यदि मजाक के रूप में कहूँ तो इच्छाधारी नाग। इच्छाधारी नाग देखें? ये कब देख लेंगे तुम? सच में देखो? कहाँ देखे? टीवी में? तो इच्छाधारी नाग क्या खिलवाड़ कर रहा था? कुछ खिलवाड़ कर रहा था, बार बार रूप बदल रहा था कब ना। अरे उसके मर्जी, अभी आदमी का रूप ले लेगा, मर्जी जानवर का रूप ले लेगा। समझ में नहीं है? उसको भूख लगेगी, साधु का रूप लेके आपके घर आ जाएगा। तो देखो ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, देख रहा हूँ अभी आपको फील आने वाला है कि यार ये ऐसा हो सकता है। तो स्वेच्छ अचर तथा अचर, इनमें दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में फ़र्क समझेंगे। मैं एक टेबल बनाऊंगा, आप लोग थोड़ा सा मतलब मेरी बातों को सुनना है। ABCD ये मैंने टेबल लगा दिया, ठीक। और इधर मैं नंबर भर रहा हूँ 1 2 3, और ये मतलब 3.5, जीरो भी ले सकता हूँ, -3.5 ले सकता हूँ, कोई मतलब डेसिमल ले सकता हूँ, मतलब ऑल रियल नंबर है। इधर की तरफ जो सीरीज बनी हुई है, ये वाली जो सीरीज है, ये वाली, ये समझ गए ना यार? इस टेबल की तरफ क्या है? ये रियल नंबर है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहाँ से कहाँ तक होता है? माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जितने भी नंबर होते हैं रियल नंबर होते हैं। ये क्या है? अल्फ़ाबेट।
अरे ये क्या अंग्रेजी वर्ड माला। अब आप बताओ इस माले क्या है, कौन सी क्वांटिटी? वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। समझ में नहीं आया? वेरिएबल में तो आप जितने भी लीनियर इक्वेशन 6, 7, 8 में पढ़े होंगे, ज़्यादातर एक्स वाई जेड में पढ़ते हैं हम लोग। अब फिर वो टी में दे दे तो अलग मैटर हो गया, लेकिन वैसे भी बदनाम है कांस्टेंट में। ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। नहीं घुसा माइंड में। ये दोनों कौन सी क्वांटिटी हैं? इन दोनों के बीच में थोड़ा सा माइनर फॉल्ट है। माइनर का मतलब बिल्कुल हल्की सी एक रेखा खींची हुई है। यदि आप खोपड़ी लगा लो तो आपके दिमाग में आ जाएगा। अब आज से हम इनको, इन जो जितनी भी ये क्वांटिटी लिखी हैं, इनको हम कांस्टेंट बोलेंगे और इनको क्या बोलेंगे? आर्बिट्री कांस्टेंट। समझ में आया? ये स्वेच्छाचार है, लिखना कुछ नहीं है, मेरी भागवत सुनना है। लिखना कुछ नहीं है, मेरी कहानी सुनना है। ये कौन सा है? स्वेच्छाचार। और ये आचार। क्यों भैया आचार क्यों बोलेंगे? वो समझ में आने वाला है। क्योंकि ये क्या लिखा है? एक। थोड़ी देर के बाद आओगे तो एक ही लिखा मिलेगा। मतलब एक का मतलब एक, ना कम ना ज़्यादा। बात समझ में नहीं आया? एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ax² प्लस का bx प्लस सी। ठीक, अच्छा मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 3 डाल देता हूँ। मेरी बात समझिए, यहाँ b डाल देता हूँ और y के ऊपर डिपेंड कर देता हूँ। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे इंग्लिश बोलने में कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? द्विघात समीकरण है। बात समझ में आ रहा है? ये क्या है? कोई आएगा क्लास में? सुनना भाई, इधर देखिए सब लोग कंसंट्रेशन के साथ आ जाइए। y बराबर क्या लिखा है? x² प्लस bx प्लस 3। y किस पे निर्भर है? अभी बताया नहीं, मिला दूंगा। किस पे निर्भर है? x पे। तो x कौन सा चर है? अरे x y चर राशियाँ हैं क्या? चर राशियाँ पहले ये बताओ। चर राशियाँ। तो x कौन सा चर है? स्वतंत्र चर। y अपने को लफड़ा कहाँ हो रहा है? जो a b c 3 लिखा है ये साला फोकट में कैसे आ गया? अब इसको खोपड़ी लगाना है हमें। और आज खोपड़ी लगा लो, बार बार ना समझाना पड़े। ये 3 पहले बात समझिएगा, ये कांस्टेंट है। क्या है? अरे कांस्टेंट तो ये भी हैं, लेकिन इनका घर का नाम है। अरे आपका नाम स्कूल में आपसे घर का नाम चिंटू, समझ नहीं है? तो कांस्टेंट तो ये भी है, लेकिन अच्छा तुम आज से स्वेच्छाचार भैया होगे मेरे लिए। क्या है ये? स्वेच्छाचार। ये क्या तमाशा है सर जी? ये स्वेच्छाचार क्यों लिख दिए? खोपड़ी खुल रही है आपकी? अब देखो जरा दिमाग लगाना, ये स्वेच्छाचार है। स्वेच्छाचार क्यों है? जरा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा खोपड़ी लगाना। इसकी जगह मैं 3 डाल दूं तो आपको कोई तकलीफ? इसकी जगह 1 डाल दूं तो कोई तकलीफ? क्या इक्वेशन नहीं बन गई? आप बोल क्यों नहीं रहे हो? तो a की जगह मैं क्या डाला? 3, b की जगह 1। अब a की जगह मैं क्या डाल दूं? 4 डाल दूं तो कितना आया? इसकी जगह 3 डाल दूं तो भी इक्वेशन बदल गई। अब आप कहोगे कि सर जी ये क्यों नहीं बार बार बदल रहे? मिला के दूंगा, कांस्टेंट है। समझ में नहीं आया? ये क्या है? इच्छाधारी नाग। इच्छाधारी नाग का मतलब कुछ भी रियल नंबर डाल दे तो अपनी इक्वेशन दे देगा। अब भी आपके खोपड़ी में बात आई नहीं बात आई। अब आएगी, देखो मैं कहानी बताऊं तो एक बार में बात समझ में आ जाएगी। थोड़ा थोड़ा आया कि एक भी समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? इसका मतलब गणित की दुनिया में ABCDEF जो हम देखेंगे ना, तो उनके कांस्टेंट तो बोलेंगे, लेकिन कांस्टेंट के साथ साथ कोई पूछेगा कौन वाला कांस्टेंट? तो कौन वाला? आर्बिट्री कांस्टेंट। हिंदी में स्वेच्छाचार। कोई कहेगा कि स्वेच्छाचार क्यों बोल रहे हो? कहेगा माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच में जो भी अच्छा लगे एक ही जगह भर दे। नहीं समझ में आया? आगे समझ। इसीलिए कहते हैं स्वेच्छ है, वो स्वेच्छानुसार बदल देगा। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं आया? आ गया समझ में? बोल क्यों नहीं रहो भाई? अब जैसे मैं, अच्छा आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाइएगा। देखो जैसे मैं, द्विघात का मानक समीकरण क्या होता है? किसी को याद है? आपको कक्षा 10 में पढ़े होंगे, 11 में। ax² प्लस bx प्लस c। क्या क्लियर है? कि यदि मैं बराबर 0 लिख दूं तो ये समीकरण है। अभी आधे लोगों को ये भी नहीं पता होगा, बराबर नहीं लिखूंगा तो ये बीजी व्यंजक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और बराबर 0 लिख दूंगा तो बीजी नई कहानी। यदि इसको y के बराबर लिख दूंगा तो फलन पैदा हो गया। अब भी नहीं समझ में आया? अरे कैलकुलस पढ़ रहे हैं, y के बराबर तो ABC। बात समझिएगा, कांस्टेंट हैं,
लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्योंकि आप कक्षा 10 की किताब में देखिए कुछ इस तरह लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स या 3x या 2x प्लस 5 लिखा होगा। श्रीमान जी ये बराबर 3, बी बराबर सी बराबर। अब अगला सवाल आएगा तो एबीसी के मान बदल गए, अब भी खोपड़ी में नहीं आया, और वो मान किसके बीच लाई करेगा, -1 से प्लस। अब खोपड़ी खुली, समझ में आ गया। इसका मतलब कांस्टेंट तो है लेकिन मान इनके बदल सकते हैं, अर्थात ये साले कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल की तरह व्यवहार करते हैं। हाँ, वेरिएबल की तरह व्यवहार करते हैं। अब भी आपको बात समझ में नहीं आई। अब देखो मैं एक कहानी सुनाऊँ आपको, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि पूरा पूरा आ गया। बोल दो यार, किस जन्म की दुश्मनी भजा रहे हो यार, समझ में आया। अब देखो सपोज दैट ये प्लेट रखी, ठीक, आवाज़ करना, मगन हो जाना, प्लेट रखी, भावनाओं में डूब जाओ। अब इसके अंदर रख दिए गए रसगुल्ले, हाँ गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रसगुल्ले रखे, ठीक। तो 10, ये 10 गिनती में 10 है ना, तो रसगुल्लों की संख्या 10 है, मतलब रसगुल्लों की संख्या क्या है, कांस्टेंट है, 10 है। प्लेट में जब तक रसगुल्ले निकालेंगे नहीं अथवा डालेंगे नहीं तब तक ना वो ज़्यादा होंगे गिनती में ना तो कम होंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया समझ में। तो रसगुल्लों की संख्या 10 एक अचर राशि है, लेकिन सामने वाला आदेश क्या दे रहा है कि आप एक रसगुल्ला खाइए, तो दिमाग लगाइएगा। अब खाने वाला होशियार है, वो कहेगा साले बड़ा वाला खाएंगे आज, अब भी खोपड़ी नहीं खुला। तो बड़ा वाला खाने का मतलब एक रसगुल्ला आप स्वेच्छानुसार चुन के खा रहे हो, खाना तो एक है ना भाई, तो संख्या एक कांस्टेंट है, संख्या एक कांस्टेंट है, लेकिन स्वेच्छानुसार रसगुल्ला खाना आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब भी आपके खोपड़ी में नहीं घुसा, घुस गया, इसका मतलब मैं कौन वाला रसगुल्ला खाऊंगा, ये वाला। समझ में नहीं आया, अब भी आपको समझ में नहीं आया। तो रसगुल्ला है लेकिन आर्बिट्री कांस्टेंट है, क्योंकि इसका साइज क्या है, बड़ा है। और स्वाभाविक से बात है 10 रसगुल्ले रखे होंगे तो इंडिया के अंदर कोई ऐसे, विश्व के अंदर कोई मशीन नहीं आई है जिसका वेट और साइज बिल्कुल बराबर कर दे। आई है क्या, नहीं आई ना। सबका कम ज़्यादा साइज होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो गिनती में कांस्टेंट है, 10 कांस्टेंट हो गया। मैंने आपको आदेश दिया कि 2 रसगुल्ले खाइए, तो मैंने आपको कांस्टेंट नंबर बोले हैं कि आप 2 खाइए, लेकिन 2 कौन कौन से खाना है, वो किसके ऊपर आधारित है, अरे खाने वाले के ऊपर आधारित है। तो इसका मतलब 2 चुन के खाना कौन सा कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब भी आपके दिमाग में खोपड़ी में बात नहीं आई। बचपन की बात याद दिलाऊं, पापा जी समोसा लाते थे, आजकल सीजन चल रहा है, आम लाते थे मीठे वाले, हम क्या हम बड़ा वाला लेंगे, लेकिन आदेश क्या था, फैमिली में आदेश क्या होता है, नहीं मिलेगा तो एक, नहीं समझ में। मम्मी क्या कहती थी, मिलेगा एक, तो एक मम्मी कौन सा शब्द बोल रही थी, कांस्टेंट, नहीं समझ में आया। और आप क्या कह रहे थे, मैं अपने मर्जी से चुन के ले लूँगा, तो आप क्या बोल रहे हो, आर्बिट्री कांस्टेंट। अरे कहानी समझ में नहीं आई, ये तो पहले पढ़ लेते कक्षा 1-2 में, समझ में अब भी नहीं समझ में आया। इसका मतलब कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो ये बकवास लिखा है ना, ABCD, ये कांस्टेंट होने के बावजूद भी कौन सा कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू निर्धारित नहीं है। होगी तो -अनंत से प्लस अनंत के बीच ही होगी, लेकिन एग्जैक्ट इसकी वैल्यू निर्धारित नहीं है। तो जब इस तरह के नंबर दिखने लगे, जब इस तरह के नंबर दिखने लगे, तो उनको क्या कहेंगे हम, उनको नहीं नंबर तो रियल कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, कांस्टेंट। और अल्फ़ाबेट को, इसका मतलब कि बीज गणित में, ये सब अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं, बात समझ में आ गया। इसका मतलब कि बीज गणित में गिनने वाली राशियां अथवा क्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय क्या कहलाता है, अचर राशियां। और अंग्रेजी वर्णमाला में XYZ को छोड़कर शेष सभी राशियां SOH अचर राशियां कहलाती हैं। कोई कंफ्यूजन है क्या, चलो लिखना शुरू करो, लिखेंगे। बीज गणित में गिनने वाली राशियां, बीज गणित में गिनने वाली राशियां, बीज गणित में गिनने वाली राशियां, बीज गणित में गिनने वाली राशियां या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय,
या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, या वास्तविक संख्याओं का समुच्चय अचर राशियां कहलाती हैं। अचर राशियां कहलाती हैं। समझ में आ रहा? उसी में जोड़ के लिखो। तथा अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स वाई जेड को छोड़कर, तथा अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स वाई जेड को छोड़कर, अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स वाई जेड को छोड़कर शेष सभी राशियां स्वेच्छ अचर राशियां कहलाती हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में एक्स वाई जेड को छोड़कर शेष सभी राशियां स्वेच्छ अचर राशियां कहलाती हैं। स्वेच्छ अचर राशियां कहलाती हैं। स्वेच्छ अचर राशि कहलाती। थोड़ा सा मुझे एक बात सूचित कीजिए, आपकी खोपड़ी में आपकी फीलिंग आई कि नहीं आई? मतलब महसूस तो हुआ ना? एक भी महसूस नहीं हुआ? बोल दो भैया, होगा। अभी और हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो आप बिल्कुल टेंशन नहीं। देखो टेबल बनाए एक, अभी मैं समझाता हूँ। इधर लिखेंगे स्वेच्छाचर, स्वेच्छ अचर, और इधर टेबल बनाएंगे अचर राशियां, या अचर लिख लीजिए, राशियां तो दोनों हैं भाई। आप अपने समझने के लिए लिख लो इच्छाधारी नाम, नहीं समझ? अरे नोट्स इसी तरह बनाई जाती है यार, मेरी बात तो नहीं समझे। अपनी नोट्स की भावनाएं समझो। इच्छाधारी नाम का मतलब समझ गए? ये रूप बदलेगा। कैसे रूप बदलेगा बताऊंगा, देखना। इधर मैं क्या डाल दूँ, कोई बताएगा? ए बी। इधर कौन कौन से नंबर होंगे? माइनस अनंत से कौन सा इंटरवल लगा है बताओ? अरे इंटरवल कौन सा लगा है? ओपन। मतलब माइनस अनंत के आगे प्लस अनंत के पीछे कौन कौन नंबर हो सकते हैं? 0, 0.1, 1 हो सकता है, 2, 3.5 एंड सो ऑन। कहाँ तक लिखूंगा मैं? मेरी बात आप समझ गए होंगे। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ मैं, ठीक? हाँ भाई, बोलो। स्वेच्छाचर का मतलब आप दिन भर शैतानी किए हैं, पापा जी एक डंडा लगाया, क्या कर रहे थे? पापा बाजार में थे। दूसरा डंडा पड़ा, नहीं बाजार में नहीं थे, सियासी खेल रहे थे। तो बार बार झूठ बोलना, तो बार बार इसमें स्टेटमेंट बदल देना, ये मतलब बदल जाएगा कहीं ना कहीं आपकी। अब खोपड़ी में बातें आ रही होंगी। मुझे बताइए y बराबर एक्स स्क्वायर लिखा है क्या? ये नहीं समझ पा रहा हूँ। लिखा है y बराबर एक्स स्क्वायर, कोनिक सेक्शन में पढ़े, पैराबोला। पैराबोला समझ में आ गया? तो ये पैराबोला है, तो पैराबोला का ग्राफ क्या बनेगा? जरा दिमाग लगाना। ये ग्राफ अब भी आपको समझ में नहीं आया तो वो कक्षा 11 क्लास नहीं पढ़ोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये क्या है? y बराबर एक्स स्क्वायर। अभी ग्राफ मत बनाना, थोड़ा सुन लीजिए। मैं ग्राफ बनाऊंगा x प्लस ए, जरा खोपड़ी लगाना। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए। ए क्या है? ए क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट, स्वेच्छ। अच्छा समझ में नहीं आया? स्वेच्छाचर का मतलब ये वैल्यू 0 देगा क्या? अरे ए की जगह 0 भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब प्लस 0 का ग्राफ है, अर्थात ये जो ग्राफ है ये मूल बिंदु से गुजरेगा। जिस दिन, अब इधर ग्राफ बनाना, अब आपके खोपड़िया में घुसेगा, देखना। शायद समझ में आ गए हो। अभी कहाँ समझाएं तो समझ में आएगा। ये किसका ग्राफ है? कोई बताएगा? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 0 का। प्लस 0 क्यों? कहाँ से गुजरा है ग्राफ? मूल बिंदु से। समझना, ये ग्राफ ऊपर ले गए, ग्राफ तो सेम है लेकिन इसकी ऊंचाई सपोज दैट 1 यूनिट ऊपर चढ़ा दी। 1 यूनिट ग्राफ को ऊपर चढ़ा दिया। किसका ग्राफ आया? y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ग्राफ ऊपर चढ़ गया। अरे बोल क्यों नहीं रहा? किसकी वजह से चढ़ा? ए की वजह से। ए धोखा दे रहा है ना,
तो एग्जैक्ट ए की क्वांटिटी नहीं पता। अब देखो, इतने में समझ में नहीं आया तो आप गणित पढ़ने के स्टूडेंट हो नहीं, बात समझना। यदि यहाँ एग्जैक्ट 0 भरा होता तो पागल कुत्ता नहीं काटे, ये वाला ग्राफ बना के मैं आगे बढ़ जाता। एग्जैक्ट 1 भरा होता तो ये वाला ग्राफ बना देता। अब मुझे पता नहीं है ए की जगह क्या है, तो ये फैमिली ऑफ कर्व निकलेंगे। फैमिली ऑफ कर्व का मतलब पूरा कर्व का परिवार मेला देखने आज जाएगा, अर्थात जिस दिन ये नीचे उतर जाएगा, और यदि ये 1 यूनिट नीचे उतर गया तो किसका ग्राफ बन गया? -1 का। क्लियर? अरे और नीचे उतार दिया तो x²। ये ग्राफ देखो एक ही तरह के ग्राफ है ना, बोल क्यों नहीं रहो? ग्राफ अपना रूप बदल रहा है ना। रूप क्यों बदल रहा है? क्योंकि ऊपर चढ़ रहा है, नीचे चढ़ रहा है। किसकी वजह से? ए की वजह से, क्योंकि ए निर्धारित नहीं है। ए की जगह 0 होगा तो ग्राफ यहाँ पे होगा, जिस दिन 1 होगा ऊपर चढ़ गया, माइनस में होगा नीचे उतरेगा। तो एक कौन सा कांस्टेंट है? हाँ है तो कांस्टेंट, इसका मतलब इसकी जगह कोई कांस्टेंट नंबर होगा, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता है कौन सा कांस्टेंट है, इसलिए फैमिली आप कर्व बन रहे हैं। क्या समझ में नहीं आए? आ गया समझ में? तो आप इसको लिख लीजिए y = x² + a, और डिब्बा बना के स्वेच्छाचार सब ग्राफ बना लीजिए। जल्दी करिए भाई। अब भी समझ में नहीं आए? दुश्मनों बोलो, समझ में आ गया? अरे स्वेच्छाचार की फीलिंग आई कि नहीं आई? आ गई। चलो जल्दी से कॉपी करें। हाँ भैया, देखिए फिर से मैं आपके सामने आ चुका हूँ। आप बताइए, ग्राफ बन गया। फिर से मैं एक चीज़ बता दूँ, पूरा कहानी ए का है, क्योंकि ए आर्बिट्री कांस्टेंट है। जिस दिन ए 0 होगा उस दिन ग्राफ मूल बिंदु पर होगा। आप अच्छी तरह जानते हैं परवलय का ग्राफ बनेगा। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? x² y की धन दिशा में इसका मुख खुलेगा। जिस दिन 1 होगा तो 1 यूनिट ऊपर चढ़ गया, जिस दिन -1 होगा तो 1 यूनिट नीचे उतर गया, -2 और नीचे उतर गया। अर्थात इस तरह के ढेर सारे पैरेलल ग्राफ बनेंगे। पैरेलल का मतलब समांतर ग्राफ बनेंगे। अच्छा, जरा एक चीज़ और, रफ कार। कोई पूछे समझ रहा हो? कोई पूछे इन सब का नाम बताओ, तो हम बताएंगे y = x² + c, जहाँ लिखेंगे c आर्बिट्री कांस्टेंट है। नहीं समझ में आवा? अर्थात इन सब ग्राफन का नाम का है y = x² + c। कौन आदमी पूछ नहीं तो पूरे ग्राफ एक साथ में बता दे कि सबका नाम का है। अब कौनों से कहिए कि बेटा यही का नाम का है, यह वाले का नाम बताओ, तो मका लिखूँ y = x² + 0। आपको समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? अब कोई पूछे इसका नाम बता दो, इसका, इस वाले का, देखना इस वाले का, तो तुम कहोगे हाँ इसका नाम पूछ रहे हो, अब तुम बताओ, मेरी बारी है। तुम कहोगे कि इसका नाम बताओ, इसका ग्राफ का क्या नाम है, ग्राफ का समीकरण लिखो, तो आपको एक जवाब देना है सामने वाले से, कैसे बुद्धि न बिगड़े। अब तुम बताओ कि कितना यूनिट नीचे उतरा है, तो कहेगा 5 यूनिट नीचे उतरा। अच्छा 5 यूनिट नीचे उतरा है तो ले ले भैया x² - π। नहीं समझ में आए? आगे समझ। तो ये उतर चढ़ क्यों रहा है? आर्बिट्री कांस्टेंट की वजह से। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझ। बढ़िया मजा आई कि नहीं? चलिए अगली हेडिंग बढ़ा लें। एक क्वेश्चन लिखते हैं, y = बोलो क्या? y = ax² + bx + 3 में अचर, कामा स्वेच्छाचार, कामा अचर स्वेच्छाचार, कामा चर, कामा परतंत्र चर। लिखिए चर, स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, ये सब लिख डालिए। अगले व्यक्ति की डिमांड है कि भैया सबको लिख डालो। समझ में आ रहा? बोलो भाई, क्वेश्चन लिखा कि नहीं आप लोग? देखिए अभी जितना भी थ्योरी पढ़ाया उसमें क्वेश्चन बन गया, उसी क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं। y किस पे निर्भर है? तो x कौन सा चर है? y
अरे यक्स कौन सा चर है? स्वतंत्र। इस समीकरण में y निर्भर है किसके ऊपर? x के ऊपर। तो यक्स स्वतंत्र चर, y ए बी स्वेच्छा चर, 3 अचर। कैसे 3 कहेगा? 3। अब भी नहीं क्लिक किया, आ गया सारी कहानी समझ में। लिखेंगे, बताओ चर कौन है? चर बराबर 3। ठीक, ये कौन सा चर है? स्वतंत्र चर है। जरा इसको स्वतंत्र लिख लीजिएगा यार थोड़ा सा। ये भैया स्वतंत्र चर है, इसको लिखेंगे परतंत्र चर। लिख रहा हूँ, परतंत्र चर y। फिर अचर, अचर कौन है? स्वेच्छ अचर, स्वेच्छ अचर a, b। क्या आपको सारी बातें क्लिक कर गई? चलिए हेडिंग बढ़ाना है आगे। चर अचर की फीलिंग आ गई ना भाई, समझ में आ गया? तो स्वेच्छ अचर एक नई बात सीख गए आप। हटाऊं इसको सब। अगली हेडिंग लिखना है, बता रहा हूं मैं। अगली हेडिंग लिखिएगा आइलेट मेथड। हाँ, इतने फंक्शन होते हैं, इनको आप पढ़ेंगे धीरे धीरे। ILAT मेथड, METHOD। आइलेट मेथड, देखो अब सुनो। ये सारी बातें आपको धीरे धीरे सब कुछ क्लिक कर जाएंगे, इसमें आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना आपको। क्या मैं बताऊं? देखो, ये सब शायद कक्षा 11 में पढ़ा चुके हैं, तो दोबारा सब चीज़ें करा रहे हैं। क्योंकि कैलकुलस में देखो, आज 1-2 दिन की क्लास होती क्या है ना यार, हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं कैलकुलस का। तो यार सारे टूल्स ही इकट्ठा कर ले, कैंची वैंची सब, कैंची, स्क्रू, नट, बोल्ट, पेचकस, स्क्रू ड्राइवर, रेंच उन जितने भी हैं सब इकट्ठा कर लो, कि पता नहीं क्या ना खोलना पड़ जाए। तो अब बात समझिएगा, इसी तरह पढ़ाई की जाती है कि यार इकट्ठा कर ले। अच्छा, ये आइलेट शब्द में आई क्या होता है, कोई बताएगा? इसको पढ़ चुके हैं हम। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हिंदी में प्रतिलोम त्रिकोण मितीय फलन। लिखेंगे प्रतिलोम, लिखो प्रतिलोम, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय मितीय फलन, ये फंक्शन है, ध्यान रखना। इंग्लिश पे लिख लीजिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगो मेट्रिक फंक्शन। इंग्लिश वाले शब्द लिख के आप याद कर लीजिएगा भाई। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, कृपया इंग्लिश वाले शब्द स्पेलिंग सहित याद कर ले। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख गया। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनकी फोटो कैसे होती है, इनकी पिक्चर कैसे होती है? अरे हम दुनिया में किसी को कैसे पहचानते हैं? अभी बाजार आप जाओगे, कैसे पहचानोगे चाचा आगे? अरे पापा के भाई हैं, और कैसे पहचान? शकल देख के। तो इसकी शकल कैसे होती है बताओ? हाँ, इनवर्स लगा होता है, साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स 3, समझ गए? कास इनवर्स जेड, सेक इनवर्स थीटा एंड सो ऑन। कहाँ तक लिखोगे? इस तरह की यदि अब गणित में कभी फंक्शन आएंगे तो उनका नाम क्या है? कैपिटल आई। कैपिटल आई का फुल फॉर्म इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मैं सब धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। मैं पीछे से यूट्यूब के वीडियो फंक्शन के बनाऊंगा, जेईई मेंस को, उनको आप पढ़ना सब लोग। इसके साथ साथ पैरेलल पढ़ना, फिर देखिए आपका ज्ञान कितना डेवलप होगा। हाँ, एल पे आ जाते हैं। एल, एल क्या है? लघु गणकीय, मतलब लॉगरिथम फंक्शन पढ़ते हैं। लघु गणकीय फलन, लॉगरिथम लिखेंगे, लॉगरिथम लॉगरिथम फंक्शन। इसकी फोटो देखो ऐसे होती है, देखो ये। मैं ये सब लॉगरिथम फंक्शन ना सब अलग से पढ़ा जाऊंगा आपको जेईई मेंस में। इस साल मुझे बहुत रोज़ 6 घंटा के वीडियो शूट करना है, समझ लीजिए। 2 घंटा 11, 1.5 घंटा 11, 1.5 घंटा 12, 2 घंटे जेईई मेंस वाला। पता नहीं क्या हालत होगी।
लेकिन ठीक है 1-2 साल की मेहनत है यार, लेकिन सब लोग सहयोग करिएगा यार, करो कि नहीं? थोड़ा थोड़ा ना। हाँ इसकी फ़ोटो देखो, लाख बिना बेस के होता है क्या? नहीं होता। एक नई बात और सुन लो, ध्यान से सुनना। लाग का मतलब लोग, LOG, ठीक है? तो जब भी लाग में बेस ई लगा हो तब हम उसको ln(x) भी पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? ln(x) लिख लो। अरे तीर का मतलब समझ गए? ये भी पढ़ते हैं, समझ में नहीं आया? लेकिन मुंह फाड़ के ln(x) नहीं पढ़ देना। ln(x) कब पढ़ेंगे? जब बेस ही हो, अथवा नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ गया? कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। हाँ, लॉग बेस ही साइन x, थोड़ी देर के लिए कुल मिला के लाग के साथ हो गया है। लाग बेस 10x, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लाग बेस 10 100 एंड सो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ln आप कब लिखोगे? क्या इसको ln लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। ये क्या लिखा हुआ है शॉर्टकट में? ln साइन x। ये क्या लिखा है? ये नहीं, बाकी अब नहीं कुछ लिखा। समझ में आ गया? ln का लिखोगे, समझ में आ गया? जब बेस ही रहेगा। तो एग्जाम्पल लगा लीजिए। हाँ, ए का मतलब ये तो बदनाम है, कैपिटल ए क्या है? अलजेब्रिक। क्या लिखेंगे? ए बीज गणितीय फलन लिखेंगे। बीज गणितीय फलन, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन। अच्छा सही से बताना, आईलेट में सबसे पहले किसको आप जानते हो? अलजबरा को। सबसे पहले हम अलजबरा जानते हैं। अर्थात अलजबरा का मतलब आप देखो, ये सब जो गिनतियाँ होती है x y z, ये x² x³ और ये x⁻10 एंड सो ऑन, बात आप समझिएगा। पूरा अल्फ़ाबेट ABCD, पूरी गिनती 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं? अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। आ रहा समझ? मतलब जितना ये वेरिएबल, जरा ध्यान सुनिएगा, वेरिएबल मतलब डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कांस्टेंट, आर्बिट्री कांस्टेंट, सब अलजेब्रिक होते हैं। ये सब अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। किसके ऊपर आ जाऊँ? टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। टी, यहाँ टी लिख रहा हूँ भाई। टी के आगे लिखेंगे त्रिकोणमिति, मितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। हाँ, कंप्लीट कर लो जल्दी से। GNO लिख लो ना, मैं ट्रिगोमेट्रिक लिखा हूँ ना, स्पेलिंग थोड़ा सुधार लिया। TRIGONO। ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना? अच्छा देखो कितने फलन होते हैं इसमें? 6। कौन कौन से? साइन थीटा दूसरा, कास थीटा तीसरा, टैन थीटा, फिर काट थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कासेक थीटा। लिख लीजिए, ये सब पढ़े हैं आप लोग, खटाखट लिख डालो। इसमें तो कोई झाम है नहीं कि आपसे बनेगा नहीं। बोलूँ आगे? एक बचा, इसको आप नहीं पढ़े, इसको शायद कक्षा 11 में शायद पढ़े, देखो मैंने स्टार भी लगा दिया इसको। इसको बोलते हैं चर घातांकी, चर घातांकी फलन। की फलन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ते हैं इंग्लिश में। अब सुनो, चर घातांकी फलन। अब एक बात मैं आपको और समझा दूं, जितनी गणित की दुनिया है ना, वो पूरी आईलेट से ही चलेगी। अर्थात
इसके अलावा बहुत कम कुछ ही फंक्शन बचेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, या फिर कभी हमें अभी भी जरूरत पड़ सकती है। बहरहाल बेसिक टूल्स जो है, अर्थात जितनी भी हम गणित पढ़े हैं कक्षा 11 तक, 1 से लेकर 11 तक, वो इसी के अंदर खेल चल रहा था। सबसे पहले आप अलजेब्रा पढ़िए, नहीं समझ में आया? अरे स्कूल गए हैं तो गणित में आपको क्या पढ़ाया गया है? गिनती, 1 2 3 काउंटिंग नंबर सिखाया गया। तो क्या पढ़ रहे थे आप लोग? अरे अलजेब्रा पढ़ रहे थे आप। उस समय तो वही गिनती भारी था, 1 से 10 तक गिनती लेके आना, नहीं कल 10 डंडे लगेंगे। समझ में आ गया? तो सबसे पहले क्या पढ़ना शुरू किए? अलजेब्रा। और अलजेब्रा में ही खेल रहा। कक्षा 6 में गए तब भी अलजेब्रा पढ़ रहे थे, XYZ पढ़ रहे थे, नहीं समझ में आया? ABCD में आने लगा तो अलजेब्रा, अर्थात सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं। अलजेब्रा के बाद जैसे 7 8 में आते हैं तैसे टी कूद पड़ता है, साइन थीटा कास थीटा 9 10 पे। अरे कुछ खोपड़ी खुल रही, बात समझ में आया? फिर 9 10 में हम लोग लाग भी पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं लाग आ जाता है। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री में कहीं आता है कि नहीं आता? तो देखो पहले ए पढ़ते हैं, फिर टी पढ़ते हैं, फिर लाग आ जाता है। बोलो। फिर हम कक्षा 12 में ITF पढ़ते हैं, इनवर्स टेक्नोमेट्री फंक्शन, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अब 12 में ही क्या पढ़ेंगे? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसे क्या बोलते हैं? चार घातांकी फलन। तो इसकी फीलिंग बता दूं कि इसकी फीलिंग है क्या। देखो इसमें 2 डिब्बे होते हैं। अरे इस तरह के 2 बॉक्स होते हैं, इनमें खजाना भरा होता है। लूटना तो नहीं भाई? अरे खजाना लूटने का इरादा तो नहीं है। तो इसमें खजाना भरा होगा। कैसा खजाना भरा होगा? ध्यान सुनना। यहाँ अचर होगा, कौन सी क्वांटिटी होगी? ऊपर क्या होगा? चर। जब भी इस तरह की फोटो दिखे तो कौन सा फलन है? चर घातांकी फलन है। सर जी फोटो दिखाइए, मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा समझ में आएगा, a की पावर x, नहीं समझ में आया? a कौन सी राशि है? अचर के ऊपर चर। जब अचर राशि की घात डिग्री क्या हो? चर राशि हो, तो उसको क्या कहते हैं? चर घातांकी फलन कहते हैं। सपोज दैट a की पावर x, b की पावर x। अच्छा जरा सुनिए, ध्यान सुनिए। a की पावर x, b की पावर x। कभी 3 की पावर x सब पढ़े हैं आप इस तरह? अरे इस तरह की क्वांटिटी कभी तो मिल सकती है ना, अभी बताता हूँ। अच्छा अभी नहीं पढ़े, आप पढ़ लोगे। e की पावर x, e की पावर साइन x, ठीक, a की पावर साइन x एंड सो। a क्या है? a क्या है? हाँ स्वेच्छाचार है। यहाँ स्वेच्छाचार का मतलब अचर से, आप देखो स्वेच्छाचार और चर दोनों का बेसिक नाम चर है, नहीं समझ में आया? लेकिन वो अपना रोल अपनी जगह निभाएगा। यहाँ पे मुझे क्या लेना है? अचर की घात चर। अब अचर की जगह, डाउट ना होना, अचर की जगह स्वेच्छाचार भी हो सकता है और अचर भी हो सकता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर? तो ये अचर की घात चर, अचर की घात चर, बोलो अचर की घात, अचर की घात चर, अर्थात जिस फलन में अचर राशि की घात चर राशि हो उस फलन को चर घातांकी फलन कहते हैं। तो पहले सब लोग ये आप लिख लिए थे। इसके बाद 2 लाइन क्या लिखना है मैं पहले बोल रहा हूँ। पहले देखिए नोट्स बनाने का तरीका पहले समझो। ये आप लिखेगा कि नहीं? अब इसके बाद 2 लाइन लिखो। लिखे सब लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे लिखें, बोलो लिखें, बोलो। जिस फलन में अचर राशि की घात, जिस फलन में अचर राशि की घात, जिस फलन में अचर राशि की घात चर राशि हो, जिस फलन में अचर राशि की घात चर राशि हो उस फलन को चर घातांकी फलन कहते हैं। इसके बाद ये फोटो बना लीजिए, 2 डिब्बा बनाओ, 2 डिब्बा बना के इसकी लगा लीजिए फोटो। डिब्बे बना दो, दोनों फोटो अपन लगा ली। नीचे एग्जाम्पल लगा दीजिए। तो ये आइलेट फंक्शन हो गया, इनको याद कर लेना भाई। हाँ कॉपी करिए। ध्यान से देखिएगा, पूरी गणित की दुनिया, पूरा गणित का संसार
दुनिया में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनका कॉमन शब्द है यार, गणित शब्द मुझसे नहीं बनता, और बाकी चाहे जो पढ़ा लो यार, गणित नहीं बनता। तो पूरी गणित किस में समाहित है? बस आइलेट में। आइलेट का मतलब मैं देर मतलब आइलेट। तो आइलेट का मतलब जब ये अपना राज खोलता है ना, आई इनवर्स टेक्नोमेट्री फंक्शन, ये अलग से ही फंक्शन होता है और इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। मैं पढ़ाऊंगा, अभी बेसिक सीख लीजिए। आई का मतलब इनवर्स टेक्नोमेट्री फंक्शन, जो कक्षा 12 में दूसरा चैप्टर है, मैं पढ़ा चुका हूँ। एल का मतलब लॉग वाले फंक्शन, लेकिन इतना भी पता चल गया कि लॉग बेस में ई लगा हो तो कभी कभी आप अच्छी किताबों में देखिए एल लिखा होगा, तो एल का मतलब होता है लॉग बेस ई इंटू एक्स। नहीं समझ में आया? इसका मतलब लॉग का दूसरा नाम एल भी है, लेकिन तब सब जगह एल नहीं है जब बेस क्या हो, ई, अथवा लॉग ही पढ़ेंगे। लॉग बिना बेस के नहीं होता। इसके बाद आया बीजगणित, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कक्षा 1 से हम लोग इसी पे भारी रहता है, हमारे दिमाग में भारी रहता है, कई सारे डंडे खाए होते हैं हम लोग इस पे। फिर इसके बाद आता है टी, जब कहता है साइन थीटा। हमारे जमाने में एक स्टूडेंट होता था, तो जैसे कोई टीचर नकल कराता था, बोलते थे साइन थीटा तो बड़ा सा छोटा ई ठीक है, साइन थीटा कास थीटा ये सब लोग पढ़ चुके हैं। ई का मतलब नया आया है, नहीं समझ में आया? ठीक है, अपने ऊपर किसी की फोटो लगा लो, अर्थात अचर के ऊपर चर की फोटो लगा लो, चर घातांकी फलन। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? हेडिंग बढ़ा दो। चलो लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण फलनों के प्रसार। अब ये एक्सप्रेशन याद करना है आपको सब लोगों को। ये भी कक्षा 11 में लिमिट में पढ़ा चुका हूँ। ये सब चीज़ें मैं आपको सारी लिमिट में पढ़ाऊँगा। हेडिंग लगानी है। कुछ महत्वपूर्ण फलनों के प्रसार। लिख गया भाई? बोल लो। एक्सप्रेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन पढ़ेंगे इसको। देखो जो पहला प्रसार है, चलो मैं इसको ई की पावर एक्स का प्रसार, किसी को याद है? चरघातांकी फलनों के प्रसार पहले करेंगे। ई की पावर एक्स का प्रसार बताओ। भूल गया? लिमिट में पढ़ेंगे। कैसे बनेगा चैप्टर, कैसे बनेगा फिर? तो याद दिला दूँ? भूल गया है कि मतलब कि वो वाला भूल गया? वो वाला मतलब दो तरह का भूलना होता है। एक मतलब माइंड से डिलीट होना, एक होता है कि याद नहीं आ रहा है, कहीं सेव है दिमाग में। तो सेव है कि गैलरी उड़ गई? सेव है। मैं याद दिला दूँ, प्रसार 1 से शुरू होता है, याद आया? और x की डिग्री बढ़ती है, जो x की डिग्री होती है उसी का फैक्टोरियल में भाग कर देते हैं। फैक्टोरियल का मतलब गुणा करना। फैक्टोरियल 3 का मान 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल 10 का मान 10 से लेकर 1 तक का गुणा। तो इसका प्रसार क्या होता है जरा बताओ? 1 बोलो x बटे फैक्टोरियल 1, आगे एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल, फिर बोलो एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल। याद आया? पुरानी याद आ रही? नहीं आ रही? हाँ, तो आगे क्या होगा बताओ? एक्स घात 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस कहाँ तक जाती है सीरीज? इनफाइनाइट टर्म तक। लिख लीजिए। हाँ भाई, आज से ये रटा होना चाहिए, जबान में रखा। कोई रात 2 बजे जगाए, एक थप्पड़ मार के ई की पावर इसका प्रसार बता, तो तुरंत बता रहे 1 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1, जो एक्स की घात उसी का फैक्टोरियल में नीचे भाग। समझ में आ गया? हाँ, दूसरे नंबर पे आइएगा ई की पावर माइनस एक्स के प्रसार को। हाँ भैया, मजाक नहीं, आप सीरियस इनको एक्सप्रेशनों को बिल्कुल आप एकदम से स्पीड के साथ आपके माइंड में रटे होने चाहिए। चलिए आ जाते हैं कि पावर माइनस एक्स। बोलूँ क्या? देखो एक्स की जगह क्या लगाना है? माइनस एक्स। तो जिस दिन यहाँ एक्स की जगह माइनस एक्स पटकूंगा, ये क्या लिखा है नीचे? फैक्टोरियल 1। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू ये क्या लिखा है? फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 गुणे 1 बराबर 2। फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 गुणे 2 गुणे। हाँ चलो, बहुत है यार, कम से कम फैक्टोरियल तो बता लेंगे। कोरोना में तो ये भी नहीं बनता किसी से। ई की पावर माइनस है, एक्स की जगह क्या डालना है? माइनस एक्स। जिस दिन एक्स की जगह माइनस एक्स डालूंगा तो यहाँ चटक के माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा।
एक्स की जगह क्या डालना है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का क्यूब माइनस, अर्थात जहाँ एक्स की ऑड डिग्री है, विषम घाते हैं तो साइन माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा, और जहाँ सम घाते हैं तो माइनस चिन्ह खा जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया समझ में। अर्थात 1 माइनस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 प्लस का एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स घात 4 बटे फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट डॉट अनंत। लग गया? चलो, ये प्रसार भूल जाएंगे क्या? भूलेंगे? भूलेंगे अभी? तो पहले कैसे भूल गए? तो गारंटी नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक। अच्छा कार्तिक, ईमानदारी से बताना, किसका नाम सबसे ज़्यादा याद रहता है तुम्हें? तो प्रसार तुम्हें भूलने की शंका है। चलो इधर देख, ये क्या लिखा है, ई की पावर साइन एक्स। अब एक्स की जगह क्या बैठा है, साइन एक्स, तो मशीन में एक्स की जगह क्या डाल दूंगा, साइन एक्स की मशीन लग जाएगी। तो बोलो प्रसार कहाँ शुरू होगा, 1, फिर बोलो 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 साइन एक्स बटे फैक्टोरियल, अगला बताओ साइन एक्स का होला बटे डिवाइड बाई बोलो बोलो फैक्टोरियल 2, फिर आगे साइन एक्स का होल क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 इनफाइनाइट अनंत तक। क्या मेरी बातें आपको बेहद समझ में आ रही हैं, मतलब अच्छी तरह समझ में आ रही हैं? बोल दो भैया आगे से। बोलूं क्या? अब सुनना, चौथे नंबर में लॉग वाले प्रसार में आ जाते हैं। लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स का प्रसार याद है किसी को? प्रेजेंट टाइम में याद है किसी को? नहीं याद है, मैं बता रहा हूँ। देखो, भूल गया होगा, मानता हूँ कि भूल गया होगा, क्योंकि आप कक्षा 11 में आपकी कुछ लोगों की तो परीक्षाएं नहीं हुई हैं, प्रमोट हो गए। परीक्षा कब से नहीं दी हो? 10 के बाद नहीं दिए ना, 12 भी नहीं देंगे। हाँ वो तो वो वाली परीक्षा है ना। अब तो परीक्षा नहीं होती आजकल, सिर्फ पढ़ाई होती है, परीक्षा नहीं होती, देखना। अब सुनना, ध्यान सुनना, ई की पावर एस का ट्रेंड क्या है? ट्रेंड मीन तरीका, एक पैटर्न होता है, और जो स्टूडेंट पैटर्न पकड़ता है वो राजा बाबू होता है, मतलब जल्दी सीख लेता है। ई की पावर एक्स में ई की डिग्री में कुछ पढ़ा हो, आप पहला पद 1 लिखो, और जो डिग्री में पढ़ा हो उसको लिखो, और जो घात लगी है देखो एक्स, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, उसी का फैक्टोरियल भाग करते चले जाओ। यहाँ ई की डिग्री पड़ी थी साइन एक्स, तुम एक्स की जगह साइन एक्स डाल दिया। क्या आप संतुष्ट हो मेरी बात पे? ये प्रसार देखिए कहाँ शुरू होता है, इसको मैं एल एन में लिख सकता हूँ क्योंकि बेस ई लगा है। ये प्रसार एक्स, एक्स के बाद एक्स स्क्वायर बटे 2, अर्थात प्रसार एक्स से शुरू होता है। स्वाभाविक सी बात है, 1 का भाग है यहाँ पे एक्स बटे 1 लिखा है, लेकिन 1 का भाग दिखाई नहीं देता। अगला पद क्या होगा? चिन्ह प्लस माइनस का होता है, एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल में भाग नहीं होता। अगला 4, इसमें भी अनंत पद तक होते हैं सीरीज, ये भी लिख लो। ये मैं सारे टूल्स इकट्ठा कर रहा हूं, इनको आप बिल्कुल खटाखट आप याद कर लीजिए। क्या ये लिख गया? अब 5वें नंबर पे आ जाते हैं, 5वें नंबर पे आ जाते हैं। लॉग बेस ई 1 माइनस एक्स। देखो बेटा कुछ नहीं होता, सारे निगेटिव होते हैं, सारे पद निगेटिव होते हैं, सारे पद निगेटिव होते हैं, बिल्कुल इनको याद कर लीजिए। ये सारे पद निगेटिव होते हैं। ठीक, आ जाते हैं इधर 6वें नंबर पे। ए की पावर एक्स का भी प्रसार किसी को याद है? 1 प्लस, बोल रहा हूँ मैं, बोल रहा हूँ 1 प्लस, सुनना इधर, लॉग बेस ई इंटू ए एक्स बटे फैक्टोरियल 1। ठीक, अगला पद होता है लॉग बेस ई इंटू ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल, फिर इसी तरह डॉट डॉट करके इनफाइनाइट टर्म तक जाते हैं। लेकिन सातवें नंबर पे देखें, आप लोग कोचिंग 4 बजे है ना? अगली कोचिंग आपकी 4 बजे, तो अभी समय तो 3:30 होने वाला है।
2-3 मिनट का भी समय लेंगे आपका, 10-5 मिनट का बस, फिर कल समझाएंगे। हाँ, 7वें नंबर में ए की पावर माइनस एक्स का प्रसार क्या होगा, जरा सुने। इधर देखें, एक्स की जगह क्या डालना है, तो यहाँ माइनस एक्स डालूंगा तो चिन्ह माइनस, और माइनस एक्स का वर्ग, तो अल्टरनेट करके एकांतर क्रम में चिन्ह लगेंगे। प्लस से शुरू होगा, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, अर्थात ये क्या आएगा, माइनस एक्स बटे फैक्टोरियल 1। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अरे वही लिखा है यार, मन की आंखों से देखो। अरे समझ में नहीं आएगा, ये बोल क्यों नहीं रहे हो, वही लिखा है यार, ये सेम लिखा हुआ है। अगला पद क्या होगा, बोल दो जरा। एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 log बेस इंटू ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस डॉट डॉट अनंत। हाँ भाई, ये सीरीज आ गई। क्या मैं अपनी बात आगे प्रस्तुत करूं? देखो, जैसे एक मुझे प्रसार कराइए, चलिए 3 की पावर प्लस एक्स का प्रसार कराओ, बताओ। अच्छा, क्या लिखूँ मैं इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस का x बटे फैक्टोरियल 1 log बेस a इंटू 3। समझ में आ गया? बोलो अगला क्या लिखूँ, बताओ। एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, बोलो, log बेस e इंटू 3 का, फिर अगला एक टर्म और बोल दो, एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 log बेस e इंटू 3 का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट। शायद यहाँ माइनस होता तो क्या करते हैं, हाँ, x की जगह यहाँ माइनस डालते तो माइनस होता, यहाँ माइनस एक्स का स्क्वायर, अर्थात प्लस माइनस वाले साइन लगने लगते हैं। यहाँ डिग्री 3 है। एक बच्चा जग रहा, बाकी सो गए। अच्छा, तुम नहीं जग रहे हो? हाँ, आप लोग सही लिखे होंगे ना। समझ में आ गया? ये एक्सप्रेशन समझ में आए कि नहीं है? नहीं आए समझ में? एक और कर लेते हैं, बाकी कल करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 पे देखें, देखो मैं लिख रहा हूँ, इधर देखें, b की पावर, इधर देखें 5 की पावर माइनस एक्स का, चलिए कराइए क्या होगा, इसका एक्सप्रेशन करो। 1 पहला पद 1, अगला माइनस एक्स बटे फैक्टोरियल 1, इसके ब्रैकेट में क्या लिखूँ, log बेस e इंटू 5, अगला बताओ, एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल, फिर क्या लिखूँ, log बेस e इंटू 5 का होल ऑफ, अगला एक्स क्यूब बटे 3 बटे फैक्टोरियल 3, सॉरी, फिर log बेस e इंटू 5 का होल ऑफ क्यूब प्लस डॉट डॉट अनंत। अब एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, ये सब डेरिवेशन हो जाएंगे, ये जितना हम कर रहे हैं ना, सब इसी चैप्टर में डेरिवेशन कर देंगे, लेकिन आज आपको इनको याद करने हैं। एक तरीका मैंने बता दिया, इनको याद करना है। कुल एक्सप्रेशन मैं कल फिर से बताऊंगा। आज क्लास मेरी थोड़ा सा मतलब धीमी चली है, क्लास स्लो पढ़ाया हूँ मैं, स्लो मोशन पे, कारण पहले दिन की क्लास थी। अभी काफ़ी बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए हैं, मतलब मेरे पास आ नहीं पाए हैं, धीरे धीरे सेटअप बन रहा है। तो कल मिलते हैं फिर अगले लेक्चर के साथ।